गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फटाफट से सब लोगों को जुड़ना है और फिर अपन क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और सबसे ज़्यादा सब लोगों के पास में शेयर कर दो ताकि सब लोग लाइव जुड़ जाए। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। शिवम, अनु, पूजा, सब लोगों का स्वागत है। संगीता, मोहब्बत, भारती, नैना, सबका स्वागत है। सब लोगों को फटाफट क्लास शेयर करनी है और उसके बाद में अपन क्लास की शुरुआत करेंगे। कल का जो अपना लास्ट एमसीक्यू था, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी दिया है। आज के सेशन का वही एमसीक्यू क्या रहेगा, फर्स्ट एमसीक्यू रहेगा और कमेंट बॉक्स बिल्कुल राफेल की तरह चलाना है। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये रहा सवाल, और इसका जवाब देना है आप सब लोगों को। सब लोगों को क्लियर पढ़ना है और फिर जवाब देना है। ये कह रहा है, एक फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज। यहाँ पे एक फीमेल जो क्या ले रही है, क्लोमिफेन सिट्रेट टाइप की जो है टैबलेट्स ले रही है, थेरेपी ले रही है, और उसके अंदर किस चीज़ की रिस्क बनी हुई है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऑप्शन सी कह रहा है पॉलीहाइड्रोएमिनोज हो जाएगा, ऑप्शन डी कह रहा है मिस्ड टाइप का एबॉर्शन हो जाएगा। सब लोगों को फटाफट से कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह चलाना है और मैक्सिमम लोगों को जोड़ देना है इस क्लास के अंदर। क्लास के अंत में आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, इसलिए मैक्सिमम लोगों तक लिंक को शेयर करना है और यहाँ पे इसका जवाब देना है। सब लोगों ने इसको बी को राफेल बनाया है। कुछ लोग कह रहे हैं बी 100% सही है। प्रियंका कुमारी 100% बी ही सही है। तो बी के अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल प्रेगनेंसी लिखा है। आप सब लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो ड्रग होती है क्लोमिफेन सिट्रेट, इस ड्रग का काम होता है ओवेरी को स्टिमुलेट करना। क्या होता है, ओवेरी को स्टिमुलेट करती है, और जब ओवेरी स्टिमुलेट होती है तब क्या होता है, वहाँ पे फॉलिकल्स ज़्यादा बनेंगे, और फॉलिकल्स ज़्यादा बनेंगे तो हो सकता है फॉलिकल्स 2 से ज़्यादा बने, 2 ग्राफियन फॉलिकल बने, 2 ओवा रिलीज हुए, और वहाँ पे प्रेगनेंसी भी कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पे रिस्क इसके साथ में क्या बनी रहेगी, वो रहेगी मल्टीपल प्रेगनेंसी की रिस्क बनी रहेगी। क्लोमिफेन सिट्रेट का एक्शन होता है ओवेरी को हाइपर स्टिमुलेट करना। क्या करना, ओवेरी के अंदर जो प्राइमरी oocyte पड़े हैं उनको हाइपर स्टिमुलेट करना काम रहता है क्लोमिफेन सिट्रेट का। और जब ओवेरी स्टिमुलेट होती तो ओवा ज़्यादा बनेंगे, और ज़्यादा बनने के साथ में इसके साथ में रिस्क किसकी रहेगी, मल्टीपल प्रेगनेंसी की रहेगी। और सब लोगों ने बिल्कुल बी जवाब दिया है, बी करेक्ट आंसर है। एक ऑप्शन लिखा हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या लिखा हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी लिखा हुआ है। इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है ये हमारी यूट्राइन कैविटी है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चा वहीं अपना घर बना ले तो उसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, एक इम्प्लांटेशन डिसऑर्डर है। क्या है, इट इज ए इम्प्लांटेशन डिसऑर्डर। क्या है, इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर है। इम्प्लांटेशन नॉर्मल यूटेराइन कैविटी के अंदर जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं होकर के कहीं और हो गया, वहाँ हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एम्पुला वाले पार्ट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, इस बच्चे को 2 से 3 दिन यहाँ रुकने के बाद में लगातार मूव करके कहाँ आना चाहिए था, इस यूट्रस के अपर सेगमेंट के अंदर। कहाँ पे, यूट्रस के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अपर वॉल के अंदर अटैच होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं होकर के ये यहीं पे रुक गया, या इसने मूव करके सर्विस के अंदर आके रुक गया, या फिर ये बच्चा एम्पुला वाले पार्ट से जो है आगे बढ़ा और इस्टमस में आके रुक गया, या बच्चा आकर के यहाँ जो है इंट्राम्यूरल पार्ट्स में रुक गया, या फिर ये बच्चा जाकर के इनफंडिबुलम पार्ट्स में रुक गया, या फिर इस बच्चे ने क्या किया, ओवेरी के अंदर जाके बच्चा रुक गया। तो ये सारी की सारी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट है। ये माना जाता है कि 3% चांसेस है कि ये प्रेगनेंसी कैसी हो सकती है, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। 1% चांस है कि ये प्रेगनेंसी कैसी हो सकती है, सर्वाइकल हो सकती है। और कई बार तो ये बच्चा और ही ज़्यादा कमाल कर देता है और इतना ज़्यादा मूव कर जाता है कि ये बच्चा यूट्राइन कैविटी से ही बाहर टपक जाता है। कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में। तो ऐसा भी 1% केसेस देखे गए हैं कि ये प्रेगनेंसी कैसी हो सकती है, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो एरिया जो है अफेक्ट होता है वो होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं पे आप रुक गए, वो है एम्पुला वाला हिस्सा। और लगभग 70% केसेस देखे जाते हैं वो क्या है, एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है। और इसीलिए इस प्रेगनेंसी को दूसरा नाम दिया जाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्या बोला जाता है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एरिया अफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा एरिया जो वेटेज रख रहा है वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब वाला हिस्सा है।
और जो है यहाँ पे चांस है कि यहाँ इस्तेमास में 12% चांस है, इन फंडिबुलम के अलावा 11% चांसेस है, और जो है 3 to 4% चांस है कि ये इंट्राम्यूरल भी हो सकती है प्रेगनेंसी। तो ये सारी की सारी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की साइट है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मीनिंग आपने समझ ली। पॉलीहाइड्रोएमिनोजेनेसिस का मतलब होता है आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो गया, जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2000 ml से ज़्यादा हो गया। कितना, 2000 ml से ज़्यादा हो गया। या आप इसको बोलो AFI इंडेक्स कितना हो गया, AFI इंडेक्स जो है वो कितना हो गया, मोर देन 25 सेंटीमीटर का हो गया। और या फिर आप इसको बोलो SDP सिंगल डीपेस्ट पॉकेट कितना हो गया, मोर देन 8 सेंटीमीटर का हो गया। ये तीनों तरीके से पॉलीहाइड्रोएमिनोजेनेसिस को जो है डिफाइन किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का 2000 ml से ज़्यादा होना, या फिर AFI इंडेक्स जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ये कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया। या फिर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है। कंडीशन कौन सी है, पॉलीहाइड्रोएमिनोजेनेसिस वाली है। और बच्चे के अंदर कई बार जो है कंजेनाइटल एनोमली की वजह से मदर के अंदर कौन सी बीमारी कॉज हो जाती है, पॉलीहाइड्रोएमिनोजेनेसिस हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर क्या है, ईसोफेगस का अट्रेसिया हो गया, तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मदर में क्या इंड्यूस हो जाता है, पॉलीहाइड्रोएमिनोजेनेसिस। इस तरीके के कुछ कारण रहते हैं पॉलीहाइड्रोएमिनोजेनेसिस के। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर लिखा है मिस्ड एबॉर्शन। बच्चा अंदर खत्म हो जाए और मदर को पता नहीं चले, उसको क्या बोला जाता है, मिस्ड एबॉर्शन बोला जाता है। बच्चा यूट्राइन कैविटी में खत्म हो गया और मदर को पता नहीं चला, तो उसको क्या बोलते हैं, मिस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जवाब क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सब लोगों ने सही जवाब दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ना है, अगले सवाल को ध्यान से पढ़ना है और सही जवाब देना है। अगला सवाल जो है आप सब लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना है और सही जवाब लिख देना है, और कमेंट बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, और मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करना है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इसी तरीके के नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ हर दिन रहेगी। यहाँ पे जो है ये सवाल आपसे कह रहा है स्पिन बार्किट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज साइन ऑफ। यहाँ पे लिखा है स्पिन बार्किट अपीयरेंस जो है ये क्या है, सर्वाइकल म्यूकस का, ये किसका साइन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है ये मेंस्ट्रुएशन का साइन है क्या, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है प्रेगनेंसी साइन है, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है ये तो मेनार्की है, और ऑप्शन डी कह रहा है ये ओव्यूलेशन का साइन है। सब लोगों ने डी को राफेल बनाया है, सब लोगों ने क्या किया है, डी को राफेल बनाया है। और फटाफट से आपने, कुछ लोग अभी भी बी जवाब दे रहे हैं। बी ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रेगनेंसी लिखा है। प्रेगनेंसी का ऐसा कोई साइन हम नहीं पढ़ते हैं, तो जो बी जवाब दे रहे हैं उनको 10 बार डी लिखना है। बी बिल्कुल खोटा है। प्रेगनेंसी के हम जो है प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव और जो है कंफर्मेटिव साइन पढ़ते हैं, उसके अंदर कहीं पे भी स्पिन बार्किट टेस्ट हम नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे जो है ये मेंस्ट्रुएशन का भी साइन नहीं है। मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना। क्या, फर्स्ट टाइम जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना क्या कहलाता है, मेनार्की कहलाती है। ओव्यूलेशन का साइन माना जाता है। स्पिन बार्किट टेस्ट क्या है, ओव्यूलेशन का साइन माना जाता है। और ये जो स्पिन बार्किट टेस्ट है इसी को जो है बोला जाता है फर्निंग टेस्ट। क्या बोला जाता है, फर्न टेस्ट बोला जाता है। और ये फर्निंग पैटर्न किसका देखा जाता है, फर्निंग पैटर्न देखा जाता है सर्वाइकल म्यूकस का, किसका। और ये जो फर्निंग पैटर्न है ये डिपेंड ऑन एस्ट्रोजन रहता है। क्या रहता है, डिपेंड ऑन एस्ट्रोजन रहता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है डिपेंड ऑन एस्ट्रोजन रहता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और फीमेल को फीमेल बनाने वाले हार्मोन कौन से है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। फीमेल को मेल से अलग करने वाले हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो ये जो है सर्वाइकल म्यूकस जो है ये थिक होगा या थिन होगा, ये कौन डिपेंड करता है, ये डिसाइड करता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। हाई एस्ट्रोजन हार्मोन जहाँ रहेगा, जिस टाइम भी एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। एस्ट्रोजन कैसा रहेगा, एस्ट्रोजन जो है वो हाई रहेगा, तब क्या देखने को मिलेगा, सर्वाइकल म्यूकस कैसा होगा, सर्वाइकल म्यूकस कैसा होगा, तो सर्वाइकल म्यूकस जो होगा है वो होगा थिन। कैसा होगा, थिन होगा। और जिस टाइम भी ये जो हार्मोन है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल कैसा रहेगा, लो लेवल रहेगा। लो लेवल रहेगा तो सर्वाइकल म्यूकस कैसा होगा, थिक होगा। कैसा होगा, सर्वाइकल म्यूकस कैसा होगा, थिक होगा। सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा। थिक का मतलब क्या है, ये गाढ़ा है
और कोई गाढ़ा अगर आपके पास सॉल्यूशन है और आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा लंबी लार नहीं बना सकता, और नहीं बना सकता तो यहाँ पे फर्निंग पैटर्न क्या है, अपसेट। तो यहाँ पे जो है हाई एस्ट्रोजन की वजह से सर्वाइकल म्यूकस जब थिन होता है तो थिन म्यूकस को आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। और ये चीज़ बताने वाले कौन थे, ये स्पिन बार्किट भाई साहब, एक क्या थे, स्पिन बार्किट भाई साहब ने ही ये फर्निंग पैटर्न बताया था। और यहाँ पे इसने बताया था कि हमारा जो सर्विस का म्यूकस होता है हाई एस्ट्रोजन के दौरान इसको 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो। कितना, 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच आउट कर सकते हो। और उस अपीयरेंस को आप क्या बोलते हो, स्पिन बार्किट टेस्ट। ओव्यूलेशन होने के बाद में क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद में सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, थिन। और थिन सिक्रेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये फर्निंग पैटर्न देखने को मिलता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि फर्न टेस्ट किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो जो फर्न टेस्ट होता है, ये जो फर्न टेस्ट है किसको असेस करने के लिए आप परफॉर्म करते हो, तो आपको जवाब देना है कि हम इसके अंदर दो चीज़ असेस कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, ओव्यूलेशन का असेसमेंट कर सकते हैं, किसका, ओव्यूलेशन का। दूसरा हम कर सकते हैं टू असेस द लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्या, टू असेस द लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का अगर लीकेज हो रहा है उसका भी असेसमेंट इसी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। और एग्जाम के अंदर पूछी हुई बात है फर्न टेस्ट किस किस के अंदर अप्लाई किया जाता है, तब आपको जवाब देना है। हम ओव्यूलेशन का असेसमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा असेसमेंट फर्न टेस्ट से किससे करते हैं अपन, टू असेस द लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, किसका लीकेज, एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज, एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज देख सकते हैं अपन इससे। और ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है इसलिए आपको याद रखना है। और ये फर्न टेस्ट दिया किसने था, स्पिन बार्किट भाई साहब ने दिया था, इसलिए इसको स्पिन बार्किट टेस्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या जाएगा, डी। और मैक्सिमम लोगों का जवाब भी कैसा था, डी। इसका मतलब आप सब लोगों के पास में नॉलेज बहुत अच्छा है, और अच्छा नॉलेज है तो सिलेक्शन भी ले आओगे जल्दी। और अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल जो है ये आपसे कह रहा है, बिल्कुल पारुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज का असेसमेंट भी फर्न टेस्ट से ही किया जाता है। और एक और इसका नाम रहता है नाइट्रोजन टेस्ट। एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट करने के लिए एक नाइट्रोजन पेपर से नाइट्रोजन टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगला सवाल आपसे कह रहा है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर, यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैक्सिमम लोगों तक लिंक को शेयर भी करना है। ये तो आपको पढ़ाई के साथ साथ में कभी भी भूलना नहीं है, और लाइक भी करना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है क्या, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है क्या, ऑप्शन सी कह रहा है गोनेडोट्रोफिन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन डी आपसे कह रहा है गोनेडोट्रोफिन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। तो आप सब लोगों को इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख देना है। कुछ लोग बी डी जवाब दे रहे हैं, बी डी लिख रहे हैं, कुछ लोग बी जवाब दे रहे हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल लाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने का काम कौन करती है, ओवेरी करती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब कैसा है, खोटा जवाब है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर टोटल 5 हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। पहला हार्मोन होता है GnRH हार्मोन, कौन होता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आया तो आपके पास में ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे और मैच्योर नहीं होगा। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल नहीं मिला तो आपको क्या नहीं मिलेगा, सेकेंडरी oocyte नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है तीसरा जो हार्मोन है वो LH है, चौथा जो हार्मोन है वो कौन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, और पांचवा हार्मोन कौन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। कौन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अब आप सब लोगों को सही जवाब दे देना है। सारी के सारी जो है साइकिल के अंदर ये 5 हार्मोन रोल प्ले करते हैं। गोनेडोट्रोपिन का मतलब है जो गोनेड्स को मैच्योर करने का काम करे उसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन है तो इसको कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है वो सारे कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। और सारे के सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। कौन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन बनाता है, मास्टर ग्लैंड बनाती है। और रिलीजिंग हार्मोन कौन बनाता है, हेड मास्टर बनाते हैं जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस है। और इसके अलावा आप लोगों को बताना है कि हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी का और कौन सा काम जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हेड मास्टर तो जरूर है। एंडोक्राइन सिस्टम का हेड मास्टर कौन है,
हाइपोथैलेमस है, लेकिन बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से एक दो काम आप लिख दीजिए कि हाइपोथैलेमस ये काम भी करता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए सारे के सारे रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, सारे के सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड से आते हैं। इसके अलावा ये जो एपएचएस हार्मोन होता है ये ओवेरी के अंदर पड़े फॉलिकल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, और जिससे क्या होता है, एक फॉलिकल ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और हमारी मेस्ट्रुअल साइकिल का पर्पज होता है सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज करवाना, और जब सेकेंडरी oocyte ओवम अपने पास में आ जाएगा तभी हम क्या करवा सकते हैं? फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। जब तक ये हाई स्पेसिफिक लार्जेस्ट सेल बॉडी की नहीं है अपने पास, तब तक क्या नहीं करवा सकते आप? प्रेगनेंसी नहीं करवा सकते। थर्ड हार्मोन जो होता है एलएच हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकल बना तो एपएचएस ने दिया था, लेकिन ये एलएच हार्मोन के बिना ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए ओव्यूलेशन का काम कौन करवाता है? एलएच हार्मोन करवाता है। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के अंदर और एंडोमेट्रियम के अंदर न्यूट्रिएंट सप्लाई को बढ़ाने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के और भी 2-3 काम रहता है। ये क्या करता है? एलएच सर्ज करवाता है। क्या करवाता है? एलएच सर्ज करवाने का मतलब है एलएच हार्मोन को बुला के लाता है ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाने के लिए। इसके अलावा ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से एपएचएस को क्या कर देता है? इनहिबिट। क्या कर देता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये यूट्रस को शांत रखता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके रखता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने का काम भी कौन करता है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है। इसके अलावा ये क्या करता है? सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। कौन सी सप्लाई? ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। किसकी? ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिएंट है, तो ब्लड एंड न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर, डेसिडुआ के अंदर इंप्रूव करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। और यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग है, यूट्रस के एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। ये 2-3 काम किसके रहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के रहते हैं। तो मेस्ट्रुअल साइकिल के सारे हार्मोन और इनका काम आपको पता होना चाहिए, तभी इनसे बनने वाले सवाल जो है आप सही कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए के अंदर गोनेडोट्रोपिन लिखा हुआ है, ये रोल प्ले करेगा लेकिन अकेला नहीं करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाकी हार्मोन का ऑप्शन अपने पास प्रेजेंट है। गोनेडोट्रोपिन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसके अलावा अपने पास डी ऑप्शन के अंदर गोनेडोट्रोपिन भी दिया है, एस्ट्रोजन भी दिया है, प्रोजेस्टेरोन दिया है। तब आपको बेस्ट जवाब क्या देना है कि ये सारे के सारे हार्मोन जो है मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया था उन्होंने डी 10 बार लिख भी दिया है। और अब अगले सवाल का जवाब देना है। अगली जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नर्सिंग ऑफिसर का जो मेन एग्जाम होने वाला है, एमसीक्यू टारगेट बैच रन हो रहा है, जिसके अंदर क्या है? सिनेरियो बेस और स्किल वाले एमसीक्यू आपको करवाए जा रहे हैं। ये बैच रनिंग में और इसकी फीस कितनी है? 250 रुपये है। और कुछ ही दिन के बाद में एग्जाम होने वाला है नॉर्सेट का, और दिल्ली एम्स एक बार फिर से आपके सामने सिनेरियो वाली स्केल लेके आने वाला है। तो आप लोगों को अगर इसकी स्केल को गेन करना है, कुछ नया सीखना है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी रनिंग में है। अगली इन्फॉर्मेशन है, नर्सिंग ऑफिसर की जो मेन एग्जाम होने वाला है उसके लिए टारगेट सीरीज चल रही है। और जो क्या है? टारगेट सीरीज टेस्ट सीरीज है। क्या है? टेस्ट सीरीज है। आप टेस्ट पेपर देके अपने खुद के नॉलेज का असेसमेंट कर सकते हो, और उसकी फीस कितनी है? मात्र 100 रुपये है। और अगली इन्फॉर्मेशन क्या है? जो उत्कर्ष का टेलीग्राम वाला चैनल है, और उसके अलावा आपको जो है अब क्या देखने को मिलेगा? व्हाट्सएप पे चैनल देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है? इसको स्कैन करके इस चैनल को क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। उत्कर्ष का जिस तरीके का टेलीग्राम चैनल आपके पास में है, वहाँ आप क्यूज खेलते हैं, और क्यूज के टॉपर का नाम भी आपको बताने वाली हूँ जल्द में। और यहाँ पे क्या है? इसको स्कैन करके आप व्हाट्सएप पे भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको अगले सवाल का जवाब देना है। इससे भी इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन और है, ये एक क्लास है जो नॉर्सेट को ध्यान में रखते हुए 100 सवाल होंगे इसमें। और राजू सर और शैलेंद्र सर, आपको रात को 9 बजे ये क्लास होगी, और इस क्लास के अंदर आपको जुड़ना है। जो लोग नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हैं और जो नहीं भी दे रहे हैं, उनको भी नॉलेज गेन करना है, क्योंकि किसी दिन आपको भी नॉर्सेट देना ही है और एम्स के अंदर पहुंचना है, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहे हैं। ये 9 बजे क्लास होगी। इसके अंदर टोटल 100 एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें राजू सर और शैलेंद्र सर जुड़ेंगे, और आपको ये 100 एमसीक्यू एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगले सवाल का जवाब दे दो। अब फटाफट से क्या करना है? अगले सवाल को जवाब दे दो। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो क्लास के एंड में रहने वाली है,
तब तक के लिए आपको लगातार इनके क्या करना है, जो आपको लॉजिक के साथ में इसके अंदर क्या लिखना है, आपका कंसेप्ट के साथ में कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना है। यहाँ पे अगला सवाल आपके लिए है, रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सीड इन द अमाउंट आर कॉल्ड एज। यहाँ पे क्या है, रेगुलर टाइमली आ रही है लेकिन इसके अंदर क्या है, ब्लीडिंग अमाउंट ज्यादा है, और ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिसऑर्डर किस नाम से जाना जाता है। सिंपल टर्मिनोलॉजी है और फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जवाब लिखना है। पहला ऑप्शन कह रहा है ये मेट्रोरेजिया है, क्या है, मेट्रोरेजिया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये मेनोरेजिया है। ऑप्शन सी कह रहा है ये पॉलीमेनोरिया है। ऑप्शन डी कह रहा है मेनोमेट्रोरेजिया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा डिसऑर्डर जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो टाइम से ही रिपीट हो रही है लेकिन उसके अंदर ब्लीडिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, इसके अंदर जो है एवरेज कितना ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो आपको जवाब देना है कि एवरेज तो 35 से 50 ml माना जाता है, लेकिन जब तक क्या है लेस देन 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है तब तक क्या है, नॉर्मल है। एक एवरेज रेंज तो ये है, लेकिन जब तक 80 ml से कम ब्लड लॉस हो रहा है तब तक कंडीशन नॉर्मल है। 80 ml से ज़्यादा होगा उस दिन क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। और यही डिसऑर्डर आपको पूछा हुआ है, ये कंडीशन लिखी हुई है मेट्रोरेजिया। मेट्रो वर्ड यूज किया जाता है यूट्रस के लिए, किसके लिए, यूट्रस के लिए यूज किया जाता है। रेजिया का मतलब होता है डिस्चार्ज, क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। और ये वाला डिस्चार्ज कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है और असाइक्लिक होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है, इरेगुलर एंड एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है। साइक्लिक नहीं है, क्या है, एसाइक्लिक ब्लीडिंग है। और उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोरेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेट्रोरेजिया बोलते हैं। नीचे जो लिखा है मेनोरेजिया, और इसी का दूसरा नाम है हाइपरमेनोरिया। क्या बोला जाता है, इसी को हाइपरमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। और जब ये हाइपरमेनोरिया है तो इसका मतलब क्या है, हाइपर का मतलब ज़्यादा, और ज़्यादा क्या, ब्लड का अमाउंट ज़्यादा, क्या, ब्लड का अमाउंट ज़्यादा। और वो कितना ज़्यादा, 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होना कहलाता है हाइपरमेनोरिया, और इसी को बोला जाता है मेनोरेजिया। क्या बोला जाता है, मेनोरेजिया। और यही आपको सवाल के अंदर पूछा है कि टाइमली आ रहा है लेकिन उसके अंदर ब्लीडिंग अमाउंट एक्सीड हो रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, सिर्फ क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड ज़्यादा होना कहलाता है हाइपरमेनोरिया। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने अभी बी जवाब दिया उनका सही है, और जो लोग मेट्रोरेजिया लिख रहे हैं उनका क्या है, खोटा है। ऑप्शन डी के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेनोमेट्रोरेजिया। इसके अंदर क्या है, साइकिल जो है वो इरेगुलर है, नॉट काउंटेबल है, और इसके अंदर ब्लड लॉस होता है वो भी 80 ml से ज़्यादा होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया है उन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, मेनोमेट्रोरेजिया। क्या बोलेंगे, मेट्रोरेजिया प्लस मेनोरेजिया क्या कहलाता है, मेनोमेट्रोरेजिया कहलाता है। और इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी है, इरेगुलर है, इरेगुलर एसाइक्लिक भी है, इरेगुलर और एसाइक्लिक भी है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लड भी कितना लॉस हो रहा है, 80 ml से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया दोनों को लपेट के क्या बोल दो, मेनोमेट्रोरेजिया बोल दो। क्या बोल दो, मेनोमेट्रोरेजिया बोल दो। और यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर लिखा है पॉलीमेनोरिया। क्या लिखा हुआ है, पॉलीमेनोरिया। यहाँ पे पॉली का मतलब आप ये मत समझना कभी की नंबर ऑफ साइकिल बढ़ता है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं बढ़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक होता है वर्ड पॉलीमेनोरिया और एक होता है ओलिगोमेनोरिया। ये क्या है, पॉलीमेनोरिया है, और दूसरा क्या है, पॉलीमेनोरिया, और दूसरा क्या है, ओलिगोमेनोरिया। क्या है, ओलिगोमेनोरिया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इसके अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड के ऊपर फोकस आपको नहीं करना है। अमाउंट ऑफ ब्लड पे आपको फोकस नहीं करना है, तो किस पे करना है, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो किसी फीमेल को 1 साल के अंदर 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी चाहिए, क्योंकि हर 28 दिन के बाद में 12 से 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। लेकिन जिस फीमेल के अंदर 14 to 15 टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रहा है 1 महीने के अंदर, इसका मतलब वो कैसी फीमेल है, पॉलीमेनोरिया वाली है। कैसी है, पॉलीमेनोरिया वाली है। और इसी का अपोजिट क्या है, ओलिगोमेनोरिया। एक फीमेल जिसके अंदर 12 महीने के अंदर 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो क्या हो रहा है, सिर्फ 8 से 9 बार आ रहा है। इसका मतलब इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन बाद रिपीट हो रही होगी, 35 दिन के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही होगी। और इस फीमेल की
लेस देन 21 डे भी वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, इसीलिए तो पूरे साल में क्या हो गए, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ गए, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के एपिसोड बढ़ गए, और यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के एपिसोड कम हो गए। कारण क्या था कि इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन के बाद में आ रही होगी और इसकी क्या है 21 दिन से पहले ही आ जाता है, 17-18 दिन पे वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या है, पॉलीमेनोरिया वाली है। इसके अंदर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पे फोकस नहीं करना है। एक कंडीशन होता है हाइपोमेनोरिया, एक कंडीशन क्या होती है, हाइपोमेनोरिया होती है, और हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है स्कैंटी ब्लड लॉस। क्या होता है, स्कैंटी ब्लड लॉस होता है, और कितना, लेस देन 20 ml ब्लड लॉस होता है, और इसको बोला जाता है स्कैंटी ब्लड लॉस, स्कैंटी ब्लड लॉस होता है। और इसके अंदर जो ब्लीडिंग डे होता है वो कितने हो जाते हैं, लेस देन 2 डे, 2 दिन के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगी। यानी कि जो ब्लीडिंग डे 1 से 5 दिन के होते हैं नॉर्मली, और अगर वो 3 दिन से कम है, इसका मतलब क्या है, हाइपोमेनोरिया है, कम ब्लड लॉस हो रहा है, 20 ml से भी कम ब्लड लॉस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोमेनोरिया बोलते हैं। और आप सब लोगों को यहाँ पे घर की बातों पे लड़ाइयाँ नहीं करनी है, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सही चीज़ों का जवाब देना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर सही चीज़ों का जवाब देना है। इसका जवाब बिल्कुल बी सही था, मेनोरेजिया इज द करेक्ट आंसर, और अगले सवाल का जवाब देना है। ये जो सवाल है इसका जवाब फीमेल पेल्विस के अंदर देंगे आप। इस सवाल का आपको जवाब देना है। फीमेल पेल्विस को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, उसी के बाद आपको ये डायगोनल समझ में आएगा। उससे पहले अगर सीधा डायगोनल डायमीटर बता दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डायगोनल कहाँ होता है और ये इनलेट के डायमीटर कौन से होता है। ये अपने आप में 2-2.5 घंटे का टॉपिक है जिससे आपको समझाया जा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अपन सिंगल एपिसोड के अंदर फीमेल पेल्विस के एमसीक्यू लेंगे और उसके अंदर आपको उस पेल्विस को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप उसके डायमीटर को समझ सके। और ओबीजी के अंदर सबसे ज़्यादा जो टफ लगता है वो क्या लगता है, ये फीमेल पेल्विस के डायमीटर कभी समझ में नहीं आए होंगे। तो यहाँ पे जो है अगले सवाल का आपको जवाब देना है। स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट विल डेवलप। यहाँ पे जो है एक पेशेंट के अंदर क्या हुई है, स्पाइनल कोड की इंजरी हुई है, और जब स्पाइनल कोड की इंजरी हुई है तो वहाँ पे उसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। और फटाफट से कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह चलाना है और जवाब देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, ऑप्शन बी कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ बॉवल कंट्रोल, ऑप्शन सी कह रहा है कोलन साइन देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी कह रहा है बेटल साइन देखने को मिलेगा। कौन सा सिम्टम आपको स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर देखने को मिलेगा। स्पाइनल कोड हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को बनाती है। ब्रेन और स्पाइनल कोड किसके अंदर आते हैं, सीएनएस के अंदर आते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम कौन बनाता है, एक तो होता है ब्रेन और दूसरा कौन बनाता है, स्पाइनल कोड। कौन बनाती है, स्पाइनल कोड बनाती है। ये जो हमारी स्पाइनल कोड होती है इस तरीके से, ये स्पाइनल जो कोड होती है इसके अंदर जो है जब इंजरी होती है तो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होती है। जिस लेवल पे इंजरी हुई उसके नीचे का पार्ट क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। अगर जो है सर्वाइकल इंजरी हुई किसी को, क्या हुआ, सर्वाइकल इंजरी हुई, तो यहाँ पे दो चीज़ की बड़ी रिस्क रहती है। एक तो क्या रहती है, फ्रेनिक नर्व जो होती है अपनी, फ्रेनिक नर्व जो होती है वो कहाँ से अराइज होती है, तो आपको जवाब देना है सर्वाइकल नर्व से, जो है सर्वाइकल रीजन से होते हुए गुजरती है। और फ्रेनिक नर्व का कंप्रेशन हुआ तो आपका डायफ्राम हो जाएगा पैरालिसिस, आप जल्दी से जल्दी ऊपर चले जाएंगे। एक तो ये रिस्क रहती है। इसके अलावा क्या है, सर्वाइकल रीजन से नीचे क्या हो जाता है, पूरा पैरालिसिस हो जाता है। पूरी बॉडी का पैरालिसिस कहलाता है क्वाड्रीप्लेजिया। क्या कहलाता है, क्वाड्रीप्लेजिया का मतलब है सारी की सारी जो है, क्वाड्रीप्लेजिया का मतलब है आपकी अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी क्या हो चुकी है, पैरालाइज हो चुकी है। आपकी अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों एक्सट्रीमिटी जो है आपकी क्या हो चुकी है, पैरालाइज हो चुके हैं। और सबसे भयंकर स्पाइनल कोड इंजरी इसी को माना जाता है, जिसके सर्वाइकल रीजन में कोड की इंजरी हो गई। वहाँ पे क्या है, लगभग 95% केसेस रिकवर नहीं होते हैं, क्या है, ऊपर चले जाते हैं। रीजन क्या है, या तो आपके डायफ्राम को पैरालाइज कर लेता है और या आपकी बॉडी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। हाथ पाँव पैरालाइज हो जाता है। जिंदा क्या है, नेक वाला रीजन जिंदा रहता है। इसीलिए ये बहुत भयंकर इंजरी मानी जाती है। मान लो थोरेसिक लेवल पे, क्या मान लो थोरेसिक लेवल पे इंजरी हुई तो थोरेसिक से नीचे सारा का सारा डायफ्राम तक का सारा रीजन क्या हो जाएगा, पैराप्लेजिया हो जाएगा। और उसको क्या बोला जाता है, लोअर एक्सट्रीमिटी का अगर पैरालिसिस हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पैराप्लेजिया। क्या बोला जाता है, पैराप्लेजिया के नाम से जाना जाता है जब आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी क्या हो जाए, पैरालाइज हो जाए तब। और अगर लंबर रीजन पे हुई इंजरी, अगर जो है लंबर रीजन पे इंजरी हुई,
लंबर एरिया पे अगर रीजन हुई तो इसके नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाता है। एक वर्ड होता है हेमीप्लेजिया। हेमी का मतलब क्या है, हाफ ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस हो गया। या तो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज हो गई या आपकी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज होगी। ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है, जब आपको क्या होता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। क्या सीवीए वाली बीमारी होती है, तब वहां पे क्या होता है, ब्रेन का राइट साइड का हिस्सा अगर अफेक्ट हुआ सीवीए के अंदर तो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी का क्या हो जाएगा, हेमीप्लेजिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस होना कहलाता है हेमीप्लेजिया। ऐसा मोस्टली किसके साथ में देखने को मिलता है, तो ऐसा देखने को मिलता है सीवीए के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। इसके अलावा लिखा हुआ है बेटर साइन। ये वाला साइन आपको देखने को मिलेगा हेड इंजरी में। किसके अंदर, हेड इंजरी के अंदर आपको ये वाला साइन देखने को मिलता है। यानी कि ईयर के पीछे वाला रीजन के अंदर क्या हो रहा है, एकाइमोटिक सेंजेज हो रहे। कहाँ पे, ईयर के पीछे वाले मेस्टोइडल एरिया के अंदर क्या हो रहा है, एकाइमोटिक सेंजेज, एकाइमोसिस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेटर साइन बोलते हैं। और ये कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलता है, हेड इंजरी वाली बीमारी के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो कुलन साइन है ये बड़ा फेमस साइन है और यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कुलन साइन कौन कौन सी बीमारियों के अंदर देखने को आपको मिल सकता है। ओबीजी की बड़ी फेमस डिजीज जिसका नाम क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसी हो जाए, रैप्चर हो जाए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो जाए, रैप्चर हो जाए, तब आपको कौन सा साइन देखने को मिलेगा, कुलन साइन। और इसके अलावा एमएसएन की बढ़िया सी बीमारी जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटाइटिस, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कुलन साइन देखने को मिलता है। और ये कुलन साइन के अंदर क्या होता है, ये जो अम्बिलिकल रीजन होता है आपका, यहाँ पे ये जो आपकी अम्बिलिकस है इसके आसपास के एरिया का कलर को क्या उड़ा दे, कलर का डिसकलरेशन कर दे। अम्बिलिकस के आसपास के रीजन का क्या कर दे, कलर का डिसकलरेशन कर दे, तो उसको बोला जाता है कुलन साइन। क्या बोला जाता है, कुलन साइन। और रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए या फिर पैनक्रियाटाइटिस वाली बीमारी हो जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको कौन सा साइन देखने को मिलेगा, कुलन साइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिखा है प्रिजर्वेशन ऑफ द बोवल कंट्रोल। बोवल का मतलब है, बोवल और ब्लैडर दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। ब्लैडर से आप क्या करते हो, यूरिन का क्या करते हो, एलिमिनेशन। स्टूल का कहाँ से होता है, बोवल से। तो वहाँ का क्या है, कंट्रोल अभी भी क्या है, प्रिजर्व है। इसका मतलब वहाँ का कंट्रोल अभी गया नहीं है। मोस्टली क्या होता है, जहाँ इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड में, सबसे पहले ब्लैडर अफेक्ट होता है। ब्लैडर की टर्न चली जाती है, किसकी, ब्लैडर की टर्न चली जाती है। और ब्लैडर की टर्न चली जाए तो वहाँ की मसल्स का नाम है डेट्रोसर मसल्स। क्या नाम है, डेट्रोसर मसल जो है उसका पैरालिसिस हो जाए तो मरीज के अंदर यूरिन का रिटेंशन होता है, मरीज यूरिन पास नहीं कर पाता है क्योंकि उस मसल्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहता है और वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। और मैक्सिमम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को बहुत अच्छे से समझा हुआ है और जवाब ये दिया है, एकता कह रहे हैं 100% जवाब इसका एक है। ज्योति सिंह, मनीषा, सबका एकदम करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का अफेक्ट होता है और वहाँ की टर्न चली जाती है। अगले सवाल का जवाब देना है। अगले सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपको लिखना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है बेंजोडाइजेपिन जो है रिड्यूस द एंजाइटी बाय द एक्टिंग ऑन द विच न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर जो है ये ड्रग काम करती है, बेंजोडाइजेपिन, जो कैसी ड्रग है, एंजियोलाइटिक ड्रग है। ये ड्रग कैसी है, एंजियोलाइटिक ड्रग है। कैसी ड्रग है, एंजियोलाइटिक है, एंजाइटी को कम करने वाली ड्रग है। तो एंजाइटी को कम करने के लिए क्या कर देती है, कोई से न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर अफेक्ट करेती और क्या करती है, आपकी एंजाइटी कम हो उसके लिए आपको क्या करती है, सुला देती है एंजियोलाइटिक ड्रग। तो ये जो एंजियोलाइटिक ड्रग होती है, जो बेंजोडाइजेपिन ड्रग होती है, इसके पीछे क्या लगता है, लाम, पाम और जाम। लाम, पाम और जाम वाली ड्रग, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, ये सारी की सारी ड्रग कैसी होती है, बेंजोडाइजेपिन होती है। कैसी होती है, बेंजोडाइजेपिन है। ये क्या है, लाम, पाम, जाम, ये ड्रग के पीछे का लगने वाला क्लू है। क्या है, ये आपको हिंट देता है कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। तो ये ड्रग कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, किसको इनहिबिट करके आपको जो है एंजियोलाइटिक, एंजाइटी को रिड्यूस करने वाला इफेक्ट देती है। पहला लिखा हुआ है घाबा न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा लिखा हुआ है सीरोटोनिन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है डोपामिन। क्या लिखा हुआ है, डोपामिन। ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अलावा ये बी और सी, ये तीनों के तीनों न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं, एक्साइटेटरी। कैसे होते हैं, आपको एक्साइटेड करके रखता है। क्या करके रखता है, एक्साइटेड करके रखता है। तो आपको बताना है ये जो घाबा वाला है ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी। कैसा है,
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करके क्या करती है, एंजाइटी को रिड्यूस करती है। इस घाबा की फुल फॉर्म क्या है, गामा गामा ब्यूटेरिक गामा ब्यूटेरिक गामा ब्यूटेरिक गामा ब्यूटेरिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो डोपामिन होता है, ये डोपामिन दो बीमारी कोज करता है, जब बढ़ता है और घटता है। तब डोपामिन अगर बढ़ जाए तो बीमारी हो जाती है सीजोफ्रेनिया वाली। कौन सी हो जाती है, सीजोफ्रेनिया वाली। और अगर ये कम हो जाए तो क्या हो जाता है, पार्किंसन बीमारी हो जाती है। क्या हो जाता है, पार्किंसोनिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, पार्किंसोनिज्म हो जाता है। पार्किंसनिज्म डिजीज जो है वो किसके अंदर होती है, डोपामिन का न्यूरोट्रांसमीटर अगर कम हो जाए तब पार्किंसन, ज्यादा हो जाए तो साइकेट्रिक डिजीज, जिसको आप बोलते हो ग्रुप ऑफ सिम्टम। क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम वाली बीमारी हो जाए, जिसके अंदर साइकेट्रिक के अंदर होने वाले सारी की सारी बीमारियां आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिजोफ्रेनिया। क्या बोला जाता है, सिजोफ्रेनिया। और साइकेट्रिक के अंदर अगर सिजोफ्रेनिया नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसी कंडीशन होती है। साइकेट्रिक पूरी की पूरी को एक जगह इन्वॉल्व करके रखने वाला कौन सी डिजीज है, सिजोफ्रेनिया है। और ये किस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होती है, डोपामिन की वजह से होती है। सीरोटोनिन का अगर लेवल हो जाए लो, सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अगर लो हो जाए तो डिजीज होती है डिप्रेशन। क्या होता है, डिप्रेशन वाली बीमारी होती है। और डिप्रेशन के क्लासिकल साइन जो होते हैं, क्लासिकल सिम्टम जो होते हैं, क्लासिकल जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, एक तो मरीज कैसा हो जाएगा, होपलेसनेस, होपलेसनेस हो जाता है, वर्थलेसनेस हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्थलेसनेस हो जाता है। और क्या हो जाता है, और क्या हो जाता है, हेल्पलेसनेस हो जाता है। कैसा, हेल्पलेसनेस हो जाता है। ये इसके क्या है, क्लिनिकल साइन है। मूड कैसा रहता है, सैड रहता है। कैसा रहता है, आदमी सैड हो जाता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है जब न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा कम हो जाए, सीरोटोनिन का लेवल हो जाए कम। तब सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा जो है क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है। क्या, और इसके अलावा डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलता है आपको ओमेगा साइन। क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन वाली बीमारी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओमेगा साइन। और ये ओमेगा साइन कहाँ पे बनता है, आपके फोरहेड पे बनता है और इस तरीके से बनता है। और आप सब लोग अगर डिप्रेशन में नहीं है तो आईने में जाकर के देखना है कि आपके कहीं फोरहेड में इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, आपको नॉर्सेट को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तो नहीं आ रहा है। डिप्रेस नहीं होना है जिंदगी में, कोई भी एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं है, एग्जाम होते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे और देते रहेंगे। जिस दिन भी अपने पास में नॉलेज अच्छा होगा और अपने हिसाब का पेपर आ गया उस दिन क्या है, रैंक लेके आ जाएंगे। तो यहाँ आप सब लोगों को याद रखना है ये चीज़ें। इसके अलावा जो है नॉर एड्रीनलिन क्या है, एडीआर बोलो, या ये जो नॉर एड्रीनलिन है ये कैसा हार्मोन है, ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। और ये कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से निकलता है। एडीआर, नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन कहाँ से बनते हैं, मेडुला वाली जो पार्ट रहता है किसका, सुप्रारीनल ग्लैंड जिसको बोलते हो आप, एड्रीनल ग्लैंड, उसके मेडुला के जो हार्मोन होते हैं उसको बोला जाता है नॉर एड्रीनलिन एंड एड्रीनलिन। नॉर एड का इन्फ्यूजन आपने हॉस्पिटल में कॉमनली सुना होगा, जिस मरीज की बीपी फॉल हो जाती है, बीपी बढ़ाने के लिए किसका इन्फ्यूजन लगा देते हो, आइनोट्रोपिक एजेंट लगाता है जिसको आप बोलते हो नॉरेड। क्या बोलते हो, नॉरेड बोलते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये जो घाबा वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसको इनहिबिट करके बेंजोडाइजेपिन ड्रग जो होती है वो क्या देती है आपको, एंजाइटी रिड्यूस करने का इफेक्ट देती है। अगले सवाल का जवाब देना है, अगले सवाल का आपको करेक्ट जवाब देना है। सब लोगों ने आज की क्लास का लिंक शेयर नहीं किया है और इसलिए अब तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाली नहीं हूँ। अगला सवाल कह रहा है टेंसिलॉन टेस्ट जो है ये परफॉर्म किसके अंदर किया जाता है, किस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। तो पहले आपको लिखना है टेंसिलॉन टेस्ट को दूसरा नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में, फिर आपको बताना है कि ये कौन सी बीमारी के अंदर परफॉर्म किया जाता है और इस टेस्ट के अंदर करते क्या है वो भी आपको बताना है। पहला टेस्ट कह रहा है ये पार्किंसन बीमारी को डायग्नोज करने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस और ऑप्शन डी कह रहा है लाहू गेरिस डिजीज के अंदर किया जाता है। तो आप सब लोगों को बताना है इसका करेक्ट आंसर। पार्किंसन जो बीमारी है, अभी अभी हमने बोला था कि पार्किंसन अंदर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है कौन, डोपामिन। कौन, डोपामिन का न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाता है, कम। और ऐसी कंडीशन में आपको
2-3 क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम जो क्लासिकल है वो याद रखना है। एक तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रेडिकाइनेसिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेडिकाइनेसिया। और ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है बॉडी के सारे मूवमेंट कैसे हो चुके हैं, स्लो हो चुके हैं। सारे के सारे मूवमेंट, ब्रेडिकाइनेसिया, मूवमेंट करने वाली मसल्स क्या हो गई है, स्लो हो गए, तो ब्रेडिकाइनेसिया हो गया। इसके अलावा इसके अंदर देखी जाती है रिजिडिटी। क्या देखा जाता है, रिजिडिटी देखी जाती है। और ये रिजिडिटी कैसी होती है, कॉगविल रिजिडिटी होती है। कैसी होती है, कॉगविल रिजिडिटी होती है। इसके अलावा क्या देखा जाता है, ट्रिमर्स देखे जाते हैं। क्या देखा जाता है, ट्रिमर्स। और ये ट्रिमर्स कैसे होते हैं, पिल रोलिंग। कैसे होते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं। कैसे ट्रिमर्स, पिल रोलिंग ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम किसके हैं, पार्किंसन बीमारी के हैं। किसके हैं, पार्किंसन बीमारी के हैं। इसके अलावा जो है माइस्थेनिया ग्रेविस जो लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या होता है, एस्टाइल कोलिन जो होता है, एस्टाइल कोलिन जो होता है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज। और जब ये डिक्रीज हो तो इसका जो साइन देखने को मिलता है, क्लासिकल साइन, वो होता है टोसिस। क्या होता है, टोसिस होता है। यानी कि इसके अंदर आदमी जो भी किसी भी काम की शुरुआत बहुत अच्छी करता है और उसके बाद में धीरे हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या है, एट दी एंड आदमी स्लो ही होता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट होता है, एस्टाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाता है, लो, और उसकी वजह से क्लासिकल साइन देखने को मिलता है टोसिस। और ये टोसिस कहाँ असेस किया जाता है, आई की मसल्स के अंदर किया जाता है। यहाँ पे क्या है, आई की मसल्स के अंदर आपको जो है इस तरीके से आदमी अपने आई लिड को ऊपर उठा नहीं पाता है, ये साइन क्या कहलाता है, टोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, टोसिस साइन कहलाता है। और ये एग्जाम के अंदर टोसिस पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है ये माइस्थेनिया ग्रेविस का क्लासिकल साइन है। और इसी के अंदर क्या किया जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ही टेंसिलॉन टेस्ट किया जाता है। और इसका दूसरा नाम है एंड्रोफोनियम टेस्ट। क्या बोला जाता है इसको, एंड्रोफोनियम टेस्ट। और एंड्रोफोनियम टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, एंटी कोलिनेस्टेरेस ड्रग यूज की जाती है। कैसी ड्रग, एंटी कोलिनेस्टेरेस ड्रग यूज की जाती है। और जब ये टेस्ट आप करते हो तो यहाँ पे ये टेस्ट करने के बाद में क्या होता है, आदमी के मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आ गई, टोसिस वाला सिम्टम गायब हो रहा है। इसका मतलब ये डायग्नोस हो जाता है कि इसके अंदर क्या है, एस्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है। कई बार ये टेस्ट करते वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखे जा सकते हैं, तो आपको इसके कॉम्प्लिकेशन को रिवर्ट करने के लिए कौन सी ड्रग पास में रखनी है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और उस ड्रग का नाम क्या है, एट्रोपिन सल्फेट। क्या बोला जाता है इसको, एट्रोपिन सल्फेट। और ये ड्रग का इफेक्ट रहता है एड्रीनर्जी। कैसा, इसको रिवर्ट करने का काम कौन करेगा, एंटीकोलिनेस्टेरेस ड्रग यूज की जाती है। सब लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, एंड्रोफोनियम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है टेंसिलॉन टेस्ट को। और ये टेस्ट माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो है किया जाता है। इसके अलावा जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखा हुआ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है ये भी किसको अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसका मतलब किस किस को अफेक्ट करेगा, ब्रेन को, और इसको करेगा स्पाइनल कॉर्ड को। किसको करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को करेगा। तो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन हो जाए तो कहलाता है, ब्रेन का इन्फ्लामेशन कहलाता है एनसेफेलाइटिस। क्या कहलाता है, एनसेफेलोमाइलाइटिस। स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन कहलाता है माइलाइटिस। क्या कहलाता है, माइलाइटिस। तो यहाँ पे एनसेफेलोमाइलाइटिस भी इस बीमारी को बोला जाता है। किसको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये भी अफेक्ट किसको करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करती है। तो यहाँ पे जो है आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। और ये जो लाउ गेरिस डिजीज है इसका दूसरा नाम है एएलएस। क्या बोला जाता है, एएलएस बोला जाता है। यानी कि अमेयोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, अमेयोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पूरा गड़बड़ाटा हो जाता है। एएलएस के अंदर क्या होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जितनी भी मसल्स होती है इसके कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। तो सही चीज क्या रहती है, सिर्फ ब्रेन सही रहता है, इसके नीचे की सारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वो वाली बीमारी कौन सी है, ये एएलएस है। और यहाँ पे सही जवाब इसका क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अंदर टेंसिलॉन टेस्ट या एंड्रोफोनियम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे इस बीमारी को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को क्या बोला जाता है, एनसेफेलोमाइलाइटिस डिससेमिनेटा। क्या बोला जाता है, डिससेमिनेटा। और डिससेमिनेटा का मतलब है इसको क्या कर दिया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्टर्ब कर दिया, डिससेमिनेटा कर दिया। यहाँ पे अगले सवाल का आपको जवाब देना है। अगला सवाल जो है साइकेट्रिक नर्सिंग का सवाल है। और अब आपको यहाँ पे
जवाब देना है। जैसा आपको बताया कि मल्टीपल सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं, जितने भी अपने सब्जेक्ट है सबका रिवीजन करना बेहद जरूरी है जब आपका एग्जाम नजदीक हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने कोर्स को अच्छे से पूरा करना है और अगले सवाल की प्रैक्टिस करनी है और सही जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और मैक्सिमम लोगों तक लिंक को शेयर नहीं किया है, तब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो बहुत ही शानदार वाली इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगला सवाल आपसे कह रहा है द एक्ट ऑफ पर्जिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द इमोशन इज कॉल्ड एज। एक्ट कैसा है, पर्ज कर रहा है, सब कुछ बाहर निकाला है और उसको क्या कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है आदमी अपने इमोशन को, उसको आप क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है इसको कॉन्फेबुलेशन बोलेंगे आप, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कैटाप्लेक्सी बोलेंगे इसको, ऑप्शन सी कह रहा है इसको कंपल्सन बोलेंगे आप, ऑप्शन डी कह रहा है कैथारेसिस बोलने वाले हो। क्या बीमारी का नाम है, और सब लोगों को इसका जवाब करेक्ट लिखना है, कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह चलाना है और सही जवाब देना है। यहाँ पे कॉन्फेबुलेशन लिखा है, यहाँ पे आदमी क्या करता है, मेमोरी गैप को क्या करता है, एक मेमोरी का ऐसा गैप आता है, उसको क्या करता है, इस गैप को फॉल्स इंफॉर्मेशन से क्या कर देता है, फिल कर देता है। किससे, फॉल्स इंफॉर्मेशन से फिल करता है, यानी कि जिसका कोई लेना देना नहीं है। मन घड़त कहानियाँ को, मन घड़त जो है, मन घड़त जो कहानी होती है उससे फिल कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी का ये पूरा सर्किल है, यहाँ की इसकी मेमोरी पूरी उड़ गई, तो अब इसने क्या किया, इन मन घड़त कहानियों को यहाँ फिल कर दिया, उसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्फेबुलेशन के नाम से जानते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत सिंपल है साइकियाट्रिक नर्सिंग की। इसके अलावा लिखा है कैटाप्लेक्सी और एक होता है कैटालेप्सी, एक होती है कैटाप्लेक्सी और एक होती है कैटालेप्सी। कैटाप्लेक्सी के अंदर आदमी के मसल्स की टोन गायब हो जाती है, क्या हो जाता है, सारी मसल्स का क्या हो जाता है, सारी की मसल्स की टोन गायब होना कहलाता है कैटाप्लेक्सी। क्या कहलाती है, कैटाप्लेक्सी कहलाती है। एक लिखा हुआ है कंपल्सन, कंपल्सन किसका डिसऑर्डर है, एक्ट डिसऑर्डर है, किसका, एक्ट का डिसऑर्डर है। और इसके साथ में हम पढ़ते हैं ऑब्सेशन को, किसको पढ़ते हैं, ऑब्सेशन को। और ऐसा माना जाता है कि नर्सिंग स्टाफ के अंदर हैंड वॉशिंग का ऑब्सेशन होता है, किसका, हैंड की अनहाइजीनिंग का, किसका, हैंड क्या से है, अनहाइजीन है, और इसका ऑब्सेशन सबसे ज्यादा होता है और इसलिए वो बार बार हैंड वॉश करके कंपल्सन एक्ट करता है। तो आपको पूछा जाए कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहाँ के है, तो आपको जवाब देना है ऑब्सेशन तो किसका डिसऑर्डर है, थॉट का डिसऑर्डर है। किसका है, आपके माइंड में ऐसा आया कि मेरे हाथ गंदे हैं, वो क्या हुई, थिंकिंग हुई, थॉट हुई, तो ये थॉट का डिसऑर्डर है। लेकिन कंपल्सन थॉट का डिसऑर्डर नहीं है, आपके माइंड के अंदर ऐसा आया कि मेरे हाथ गंदे हैं और आपने जाकर के हैंड वॉश किए, ये आपने एक्ट परफॉर्म किया, तो ये क्या है, एक्ट का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है, एक्ट का डिसऑर्डर है। और आप लोगों को किस चीज़ की ओसीडी होनी चाहिए इस वक्त, क्लास लेने की। लगातार जो हमारी क्लासें होती है इससे हमें क्या है, अपने नॉलेज को अपन क्या कर पा रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, आप अपने नॉलेज को, आपने अब तक जो थ्योरी पढ़ी है उसको आप इस एमसीक्यू के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लगातार मैसेज लिख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। तो आपको ओसीडी भी किसका होना चाहिए, ये वाला ओसीडी होना चाहिए, पढ़ाई का ओसीडी होना चाहिए, और कोई भी नहीं होना चाहिए। हैंड अनहाइजीन रहेंगे तो कोई बात नहीं, नौकरी लगने के बाद में सिर्फ हैंड वॉशिंग ही करनी है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ये काम सबसे ज्यादा किया जाता है। ऑप्शन डी के अंदर क्या लिखा है, कैथेरेसिस लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अंदर आदमी क्या करता है, अपने थॉट और इमोशन को क्या करता है, बाहर निकाला है। पर्जिंग का मतलब होता है बाहर निकालता है और उसको प्यूरिफाई कर रहा है इमोशन को, उसको आप क्या बोलते हो, कैथेरेसिस बोलते हो। और ये भारत के अंदर एक एक्ट बना है, उसके थ्रू आप मरीज को हिप्नोटाइज करके उसके अंदर की फीलिंग को बाहर निकलवा सकते हो, बाहर क्या करवा सकते हो, उससे पर्जिंग करवा सकते हो उसके इमोशन की, और उसको हम क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज प्रोसेस करता है। वो कौन करता है, जो ट्रेंड होता है साइकियाट्रिस्ट, वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। और आदमी कोर्ट से इंफॉर्मेशन लाके ये वाली प्रोसेस हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है, लेकिन उसको क्या है, परमिशन लानी पड़ेगी। किसकी परमिशन, कोर्ट से परमिशन लानी पड़ती है। अगले सवाल का जवाब देना है, इसका जो जवाब है वो क्या है, डी। सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। अगले सवाल का जवाब लिखना है आप लोगों को और कमेंट बॉक्स को रोकना नहीं है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड डिजीज इन द पोस्ट डिजास्टर पीरियड। जब भी कहीं डिजास्टर हुआ और उसके बाद में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बीमारी कौन सी होती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोगों को सही जवाब लिखना है कि कहीं पे भी डिजास्टर आया, वहां पे भूकंप आया
यहाँ बाढ़ आ गई और उसके बाद में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन कह रहा है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर डिजास्टर के बाद में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गैस्ट्रोएंटराइटिस देखने को मिलता है। ऑप्शन सी कह रहा है टिटनस वाली बीमारी। ऑप्शन डी कह रहा है मलेरिया देखने को मिलता है। और मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब जो है बी लिखा है। मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब क्या लिखा है? बी लिखा है और सही भी है। ये जो है कभी भी कोई डिजास्टर आता है, क्या आता है? कोई डिजास्टर होता है तब कौन सा रूट अफेक्ट होता है सबसे ज्यादा? फीको ओरल रूट। कैसा? फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट से अफेक्टेड बीमारियां होती है। अफेक्टेड क्या होता है? डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर, क्योंकि उनके क्या है, बाढ़ से घर बह गए, अब खाने की कोई हाइजीन नहीं है, और जब हाइजीन नहीं है तो बीमारी कैसी होगी? फीको ओरल रूट से फैलने वाली। और फीको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारी को बोलते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रो वर्ड यूज किया जाता है स्टमक के लिए। किसके लिए? स्टमक के लिए। एंट्राइटिस का मतलब है आपकी इंटेस्टाइन भी अफेक्ट हो गई है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ये फीको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारी है गैस्ट्रोएंटराइटिस। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। टिटनेस और मलेरिया भी नहीं होंगे। टिटनेस और मलेरिया नहीं होंगे। जब तक मादा एनाफ्लीज वाला मच्छर नहीं खाए तब तक क्या नहीं हो? मलेरिया। और इसका डिजास्टर के साथ में कोई संबंध नहीं है। और इसके अलावा टिटनेस भी नहीं होता है। और अपने गांव में ये माना जाता है कि अगर आपको लोहे की लग गई तो सबसे पहले जाकर के क्या करो? टिटनेस का इंजेक्शन लगा के आ जाओ। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? हीट को रेजिस्ट करता है, हीट से खत्म नहीं होने वाला बैक्टीरिया है। और ये टिटनेस वाली बीमारी नहीं हो जाए, आपको कोई घाव हो जाए, लोहे की लग जाए तो जाकर के क्या कर दो? टिटनेस का इंजेक्शन लगवा दो। ऐसा सबके अंदर क्या है? टिटनेस का डर है। और जब ये टिटनेस वाली बीमारी होती है ना तो आदमी की पोजीशन बहुत गड़बड़ हो जाती है। कैसी पोजीशन हो जाती है? ऑपिस्टोटोनस पोजीशन। इस तरीके से धनुषाकार आदमी बन जाता है। मसल्स की टॉन के अंदर एकदम स्पाज्म आ जाता है। और ऐसे मरीजों को वापस रिवाइव करने के लिए हम जो क्या करते हैं? सेडेटिव ड्रग को यूज करते हैं और इस मरीज को क्या कर देते हैं? ट्रेकियोस्टोमाइज कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपने किसी मरीज के अंदर एंडोट्रेकियल ईटी ट्यूब डाली और इस मरीज को स्पाज्म आया और स्पाज्म के दौरान इसने ट्यूब को बाइट कर दिया तो अब इसका एयरवे पैटर्न नहीं है और ये हाइपोवेंटिलेट होकर मरीज हाइपोक्सिया के अंदर चला जाता है। तो ऐसे टिटनेस वाले जो मरीज होते हैं, जो मरीज टिटनेस के होते हैं, इन टिटनेस वाले मरीजों को सबसे पहले शिफ्टिंग की जाती है ट्रेकियोस्टोमी पे। किसके अंदर? ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म कर दी जाती है। और क्या किया जाता है? सेडेटिव ड्रग यूज की जाती है। सेडेटिव ड्रग यूज की जाती है वेंटिलेटर पे लेकर के। और सेडेटिव का नाम क्या है? एट्राक्यूरियम ड्रग यूज की जाती है। क्या? एट्राक्यूरियम दे दो, मिडाजोलम दे दो। क्या दे दो? मिडाजोलम दे दो। और इसके साथ में क्या दिया जाता है? MgSO4 का इन्फ्यूजन। पहले लोडिंग डोज देते हैं MgSO4 का और उसके बाद में मेंटेनेंस डोज चला के इस मरीज को रिवर्ट करने की कोशिश की जाती है। जो मरीज टिटनेस का होता है, जिसके अंदर स्पास्टिक स्पाज्म आते हैं। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पाज्म आता है बॉडी के अंदर और उसकी बॉडी की पोजीशन कैसी हो जाती है? ऑपिस्टोटोनस। कैसी हो जाती है? ऑपिस्टोटोनस पोजीशन बन जाती है। और इस ऑपिस्टोटोनस वाली पोजीशन में मरीज बहुत गंदा दिखता है। और इसलिए टिटनेस से प्रिवेंट होने का सिंपल सा इंतजाम क्या है? जब भी आपको लग गया तो जाकर के क्या करो? टिटनेस का इंजेक्शन लगा दो। और अगला सवाल आपसे कह रहा है व्हाट इज द एबीजी डायग्राम। इसका मतलब अगले पे कहीं डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको एबीजी वैल्यू देखनी है और बताना है, डायग्नोज करना है डॉक्टर बन के। क्या करना है? डॉक्टर बन के डायग्नोज करना है कि इसके अंदर एबीजी में क्या प्रॉब्लम है। एबीजी क्या होता है? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी की फुल फॉर्म क्या है? आर्टीरियल क्या होती है? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। क्या होता है? ब्लड गैस एनालिसिस। आपने क्या किया? आर्टरी का सैंपल लिया और उसके ब्लड के अंदर आपका क्या किया? सारी चीजों का मेजरमेंट करके एनालिसिस किया। और आपको पता होना चाहिए कि एबीजी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, पीएच नॉर्मल कितना होता है। एबीजी के अंदर देखने वाली चीजें क्या होती है? पीएच होती है, PCO2 होती है, और क्या होता है? और क्या होता है? पीएच होता है और बाइकार्ब। क्या देखना होता है? आपको बाइकार्बोनेट देखने होते हैं। और इसके अलावा आपको क्या देखना है? यहाँ पे जो है पीएच अपनी नॉर्मल होती है 7.35 से लेकर के 7.45 तक। PCO2 माना जाता है 35 से 45। कितना? 35 से 45 mm ऑफ Hg माना जाता है। बाइकार्ब नॉर्मल होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट। कितने होते हैं? 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो ये इस तरीके से वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और PO2 तो कितना होना चाहिए?
एडल्ट के अंदर 100% से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऑक्सीजन हमारी कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो अब आपको एबीजी के पैरामीटर देख के बताना है कि नॉर्मल वैल्यू तो इन्होंने सामने लिख दी है और मरीज की रेंज भी लिख दी है। आपको बताना है कि ये एबीजी नॉर्मल है या नहीं है, ये एबीजी नॉर्मल है या नहीं है, ये आपको बताना है। अगर जो है बाइकार्ब 24 है, इसका मतलब नॉर्मल है, क्योंकि हमने बोला 22 से 27 नॉर्मल है, और PCO2 हमने बोला 35 से 45 नॉर्मल होता है, 45 नॉर्मल होता है, तो ये भी रेंज इसके बीच में आ रही है, इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। पीएच हमने बोला 7.35 से 7.45 होती है, इसका मतलब ये पीएच भी इसके बीच में ही आ रही है, इसका मतलब ये भी सही है। और PO2 हमने बोला 100 और 80 से 100 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो अब आपको इस सवाल का जवाब देना है कि इसका जो है ये जो एबीजी आपने देखी ये कैसी थी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है क्या और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है क्या। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है क्या, ऑप्शन डी कह रहा है नॉर्मल एबीजी फाइंडिंग है क्या। और आप सब लोग जो है आज डॉक्टर बन के डायग्नोज कर रहे हैं एबीजी को, और सब लोग जवाब डी दे रहे हैं, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये एबीजी के पैरामीटर सारे कैसे थे? नॉर्मल थे। जब एल्कलोसिस होता है इसका मतलब क्या हो रहा है, बेस बढ़ रहा है, एल्कलाइन बढ़ रहा है, यानी कि पीएच क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और एसिडोसिस के अंदर पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करने के लिए हम देखते हैं PCO2 को, किसको देखते हैं? PCO2 को। और मेटाबॉलिक एरर देखने के लिए हम देखते हैं बाइकार्बो SCO3 को देखते हैं, किसको देखते हैं? SCO3 को। इन दिनों से डिसाइड हो जाता है कि ये प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी वाली है या फिर मेटाबॉलिक वाली है। और ये दोनों क्या है? बफर सिस्टम है। क्या है? हमारी बॉडी के अंदर किडनी और लंग्स जो है क्या करते हैं? बफरिंग का काम करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर सारी की सारी बॉडी का हीमो जो है हीमोडायनेमिकली आपको स्टेबल रखते हैं। और ये स्टेबल कौन सा सिस्टम रखते हैं? रेस्पिरेटरी और किडनी वेस्ट को बाहर निकाल के और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ऐड करके CO2 को बाहर निकालने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। तो यहाँ पे जो है हमें कैसे पता चलता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या हमें कैसे पता चलता है कि ये मेटाबॉलिक एरर है, किडनी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है? तो ये वैल्यू से हमें पता चलता है SCO3 के अंदर ज्यादा गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब अफेक्ट कौन हुआ है? मेटाबॉलिक बफर इफेक्ट हो चुका है। और अगर PCO2 बढ़ा हुआ आ रहा है या कम आ रहा है तो कौन अफेक्ट हुआ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला बफरिंग सिस्टम आपका क्या हो चुका है? अफेक्ट हो चुका है। ये एबीजी कैसी थी? नॉर्मल एबीजी थी। और अगले सवाल का जवाब देना है, रूल ऑफ 10 किस में यूज करेंगे? सिंपल जवाब है और किसी का गलत जवाब नहीं होना चाहिए इसका। पूरा एबीजी का एक टॉपिक रखेंगे और उसमें आपको क्या समझाएंगे? एसिडोसिस और एल्कलोसिस। और अभी शुरुआत करें अगर एबीजी समझने का, और बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर पार्शियल और जो है अनकम्पनसेटेड और कंपनसेटेड भी रहते हैं आगे, वो भी समझना जरूरी है। लेकिन उसके लिए पहले आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। पहले तो आपको एबीजी की नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा तब कौन सी वैल्यू बढ़ी हुई या कम मिलेगी। जब रेस्पिरेटरी जो है किडनी वाला सिस्टम अफेक्ट होगा तब कौन सा सिस्टम आपको जो है कौन सी वैल्यू कम और ज़्यादा मिल सकती है, ये आपको पता होगा। और उसके बाद में आपको जाना है पार्शियल, अनकम्पनसेटेड और कंपनसेटेड पे। पूरा कभी टॉपिक लेकर के फंडामेंटल के अंदर आप सीख पाएंगे इसको। और अभी अगर इसकी शुरुआत की तो 1 घंटे का पूरा टॉपिक है एबीजी वाला। क्या है? एबीजी वाला। इसलिए आपको क्या करना है? रूल ऑफ 10 का जवाब देना है। रूल ऑफ 10 किसके अंदर यूज किया जाता है? मैक्सिमम लोग एक और राफेल बना रहे। क्या बना रहे? एक और राफेल। पहला ऑप्शन कह रहा है क्लेफ्ट लिप, ऑप्शन बी कह रहा है इन परफोरेट एनस, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन डी कह रहा है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। किसके अंदर रूल ऑफ 10 यूज किया जाता है? और ये रूल ऑफ 10 क्या होता है? बिल्कुल सब लोग सही लिख रहे हैं कि रूल ऑफ 10 किसके अंदर यूज किया जाता है? क्लेफ्ट लिप के अंदर। क्लेफ्ट लिप के अंदर सर्जिकल जो करेक्शन होता है उसको बोलते हैं चिलियोप्लास्टी। क्या बोला जाता है? चिलियोप्लास्टी बोला जाता है। और प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयरमेंट करना। और किसका रिपेयरमेंट कर रहे हो? लिप का, जो क्या है? कटा हुआ है। कई बार यूनिलेटरल होता है, कई बार बाईलेटरल होता है, और कई बार ये क्लेफ्ट पैलेट के साथ में भी रहती है कंजेनाइटल एनोमली। तो यहाँ पे क्या है? चिलियोप्लास्टी करने से पहले डॉक्टर उस बच्चे का सर्जरी के लिए फिटनेस देखता है, और उस फिटनेस को देखने के लिए रूल ऑफ 10 यूज करता है। इसके अंदर देखता है बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है HB वो 10 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। 10 ग्राम परसेंटेज से ज़्यादा बच्चे की एज जो है
वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन 10 वीक का बच्चा होना चाहिए, 10 वीक का बच्चा होना चाहिए। और क्या देखा जाता है, बच्चे की एज देखी जाती है और जो है हीमोग्लोबिन देखा जाता है और बच्चे का वेट देखा जाता है। और वेट कितना, 10 LBS से ज़्यादा होना चाहिए, 10 पाउंड से ज़्यादा बच्चा होना चाहिए, 10 वीक का बच्चा होना चाहिए, 10 ग्राम % हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और ये इंडिकेट करता है कि ये बच्चे की सर्जरी के लिए फिटनेस रेडी है। फिटनेस देखनी है कि चिलियोप्लास्टी करनी है, ऐसा नहीं कि बच्चे को उठा के सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले गए और चिलियोप्लास्टी की नहीं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर क्या देखता है, रूल ऑफ 10 को यूज करे। ये तीनों पैरामीटर देखने के बाद में सर्जरी करते हैं। सर्जरी का नाम क्या है, चिलियोप्लास्टी, जहाँ पे क्या किया जाता है, लिप का रिपेयरमेंट किया जाता है। ये जो है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है कई बार यूनिलेटरल और कई बार बाईलेटरल और कई बार क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट के साथ में एसोसिएट होता है। आपने सुना हो तो एक एनजीओ चल रहा है जिसका नाम है स्माइल ट्रेन। क्या नाम है, स्माइल ट्रेन। और इसके थ्रू ये क्या करवा रहा है, ऐसे बच्चे जिनकी क्या है, बॉडी फिजिक्स बहुत खराब दिख रही है, जिनका लिप कट जाए वो आदमी कैसा होगा, दिखने में बहुत गंदा होगा। तो ये स्माइल ट्रेन वाला एनजीओ क्या कर रहा है, बच्चों की इसके थ्रू फ्री सर्जरी करवा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। कहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन जिसको बोलते हैं, वो परफॉर्म करते हैं सर्जरी को, क्योंकि इसके अंदर रिपेयरमेंट का काम है, आदमी को वापस सुंदर बनाना है। तो ये कौन करेगा, ये करेगा प्लास्टिक सर्जन करता है। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर स्माइल ट्रेन एनजीओ करवा रहा है, बच्चों के सुंदरता को बढ़ा रहा है, वापस क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करवा के। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है इम्परफोरेट एनस का मतलब क्या है, एनल ओपनिंग क्या है, एब्सेंट है। क्या है, एनल ओपनिंग इसकी क्या है, एब्सेंट है। और जब एनल ओपनिंग एब्सेंट होती है तो बच्चा क्या नहीं कर सकता, मिकोनियम पास नहीं कर सकता। बच्चा क्या नहीं कर सकता, मिकोनियम इस बच्चे के अंदर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। मिकोनियम क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। और हमारा जो है ये पहली क्लास के अंदर मैंने ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के टाइप और ये भी बता कि टाइप 3rd मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर रूल ऑफ 10 नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगले सवाल का जवाब आपको कहाँ देना है, नेक्स्ट अपनी जो क्लास होने वाली है वहाँ पे आपको इसका जवाब देना है। किसका, इस सवाल का आपको अगले लेक्चर के अंदर अपना पहला सवाल यही रहने वाला है, इसका जवाब देना है। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रही थी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ हमारे उत्कर्ष के स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ये आप सब लोगों को देख लेना है। और इससे सबको मोटिवेट होकर सबको क्या करना है, ये क्विज खेलनी है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाती है और इस तरीके से यूट्यूब पे आपका नाम भी आ जाता है। और ये क्या है, टेलीग्राम क्विज के अंदर जो विनर रहे हैं टॉप 3 उनका नाम है, पहला नाम जो है वो क्या है, सनी कंडेला है, दूसरा माई और 3rd है पूजा पाल। क्या ये तीनों स्टूडेंट अभी लाइव क्लास देख रहे हैं क्या, अभी जो है लाइव क्लास देख रहे हैं क्या ये वाले स्टूडेंट? अगर देख रहे हैं तो अपना हाथ ऊपर करना है। क्या करना है, अपना हाथ ऊपर करना है, क्योंकि आप क्या हो, विनर हो। आप क्या हो, विनर हो। और विनर को हमेशा इसी तरीके की मेहनत करनी है। आप सब लोगों को व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उत्कर्ष का वो भी ज्वाइन करना है। हो सकता है वहाँ पे भी कुछ इस तरीके का इनाम मिलता हो और इस तरीके से आपको सब लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो आप लोगों को ये क्विज खेलनी है हमेशा। और हर कोई आदमी विनर है जो ये थिंकिंग रखता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो सब विनर ही है। लेकिन जो क्विज में अभी जीते हैं वो इन तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए और आप सब लोग इनको बधाई दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इन सब लोगों, इन तीनों लोगों को आप बधाई दे सकते हैं। तो आज की अपनी जो क्लास है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल वापस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और जो अपना लास्ट एमसीक्यू था उसको आपको क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में। और आपको ये भी बताना है कि ये जो अपने यूट्यूब क्लास होती है ये आपको समझ में आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। जिनको समझ में आ रही है उनको हम तो पढ़ाने वाले, जिनको नहीं भी समझ में आएगी तब भी हम तो ये वीडियो लाने ही वाले हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ के सिलेक्ट हो जाएंगे। बहाने नहीं ढूंढने, क्या करना है, सिलेक्शन के तरकीब निकालनी है। जब तक आपकी नीड बहुत बड़ी नहीं होगी तब तक आप काम नहीं कर सकते, और जब आपकी सिलेक्शन की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब आप तरीके ढूंढ लेते हैं कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। वापस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।